तो आप जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हम सारे क्वेश्चंस को एंड में डिस्कस करेंगे। और अभी जो भी क्वेश्चन मेरे पास पहले से है उसके बारे में आज हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड में हम सारे क्वेश्चन जो भी आपके हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली सबको गेट के रिलेटेड, सीजीपीए के रिलेटेड, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो उसको आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि पीएचडी क्यों करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये डाउट होता है कि मैं बैचलर हूँ, फिर मुझे मास्टर करना चाहिए कि पीएचडी करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई पीएचडी। तो पीएचडी मतलब एक प्रेस्टीज होता है, जैसे आपके नाम के आगे जब डॉक्टर लगता है तो वो फील गुड वाली फीलिंग आती है और आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है, आपको बहुत अच्छा वाला जॉब भी मिलता है। और पीएचडी करते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और बहुत सारा आपका नेटवर्क बन जाता है, एकेडमिक वाइज और इंडस्ट्री वाइज बहुत सारे नेटवर्क्स बनते हैं। और जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसमें आप इन डेप्थ नॉलेज में चले जाते हो। तो पीएचडी एक ऐसा है कि आप में बहुत सारा नॉलेज आ जाता है एक पर्टिकुलर चीज से। तो उसमें आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसमें आप एकदम डीप में चले जाते हो, तो आपको जो फील आता है कि मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूँ वो अच्छा है नहीं है उसके बारे में बहुत अच्छा वाला फीलिंग आता है। तो पीएचडी आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं अभी पीएचडी में एडमिशन कर लूंगा, तो अ, फटाक से मुझे सीधा-सीधा जाके पीएचडी मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है कि इन रियलिटी ये होता है कि पीएचडी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे लगता है कि पीएचडी कर लो, हमको अच्छा जॉब मिलेगा या फिर मुझे कुछ भी मीन्स ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो पीएचडी एक स्ट्रगल है। उसमें आपको बहुत सारे अप्स डाउन आएँगे। कुछ टाइम में तो ऐसे भी लग सकता है आपको कि छोड़ो यार पीएचडी को छोड़ देता हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अपन जो भी रिसर्च में काम कर रहे हैं वो टाइम पे ऐसे लगता है कि ये रिसर्च मेरे से नहीं होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्जेक्टिव आपके हैं वो सॉल्व नहीं होगा। ऐसे बहुत टाइम आपको लगता है। तो पीएचडी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं और यही अप्स एंड डाउन आपको फ्यूचर लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे पीएचडी में मोस्टली आपको आप पेशेंसफुल रहने का सीख लेते हो, आप कि आप इतना स्ट्रगल करते हो और कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप गाइड के पास जाते हो, गाइड आपको बहुत डाँटते हैं, ऐसे करो, वैसे करो। फिर आपको गुस्सा भी आता है कि यार मुझे ऐसे करना था और ऐसे कर दिया, तो गाइड के ऊपर भी गुस्सा आता है और खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है। तो आप इतने पेशेंसफुल हो जाते हो कि आपका पेशेंस बहुत बढ़ जाता है, तो आपको ईज़िली गुस्सा नहीं आता है। इनिशियल फेज़ में स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको बहुत गुस्सा आता है, खुद के ऊपर भी, दूसरों के ऊपर भी, इवन गाइड के ऊपर भी। लेकिन बाद में आप बहुत ही पेशेंसफुल हो जाते हो कि आप कुछ भी सिचुएशन आए, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आए, उसको हैंडल करना, टैकल करना सीख जाते हो। फिर मुझे क्वेश्चन आया था कि पीएचडी के बाद क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है? तो मोस्टली पीएचडी के बाद आप एकेडमिक्स में जा सकते हो या फिर इंडस्ट्री में जा सकते हो, पोस्टडॉक कर सकते हो, आपका खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हो, बिज़नेसमैन बन सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो या फिर साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तो एकेडमिक्स में भी बहुत सारे आप जॉब्स है उसको कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी आपके जो भी एरिया ऑफ रिसर्च है उसके रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो, पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हो इंडिया में, इंडिया के बाहर भी उसकी भी बहुत अच्छी सैलरीज़ है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो या फिर कुछ आर-एन-डी ऑर्गेनाइज़ेशन में एज़ अ साइंटिस्ट करके भी आप काम कर सकते हो। और तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है आफ्टर पीएचडी की भी। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी के करने के बाद आपका कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो आप ऐसे मत सोचो कि मुझे कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी नहीं, मैं 5 साल वेस्ट कर दूँगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी के बाद आपका करियर अच्छे से ग्रोथ होगा और अभी तो ऐसे है कि पहले ऐसे था कि बीटेक वालों को अच्छा जॉब मिलता था। अभी बीटेक से छोड़ के एमटेक वालों को अच्छा जॉब मिलने लगा है। फ्यूचर में पीएचडी को अच्छा मिलेगा, उसके बाद पोस्टडॉक को। तो ऐसे जैसे-जैसे हम फ्यूचर की तरफ जाएँगे,
वैसे-वैसे जैसे-जैसे अपन अपना करियर इम्प्रूव करेंगे, उस हिसाब से हमें जॉब मिलेगा। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं वो आप ले सकते हो आफ्टर पीएचडी और ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका डिसिप्लिन है उस हिसाब से यहाँ पे सारे जॉब्स मेंशन किए हुए हैं, वो आप ले सकते हो। अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हो तो एट द एंड आप आपके 10 साल डाउन द लाइन और 20 इयर्स डाउन द लाइन आप किसी भी अच्छे कॉलेज में डायरेक्टर भी बन सकते हो, ठीक है? फिर मुझे क्वेश्चन आया था कि मैम मुझे एमटेक करना चाहिए कि पीएचडी करना चाहिए, ठीक है? तो मोस्टली एमटेक जो होता है या फिर मास्टर डिग्री होती है, वो करियर ओरिएंटेड होता है और पीएचडी होता है आपका रिसर्च ओरिएंटेड। तो मोस्टली ऐसा है कि मास्टर डिग्री में आपका 2-3 साल में कंप्लीट हो जाता है आपका मास्टर डिग्री और आप वो स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग होता है मास्टर डिग्री में से एमटेक करो तो वो रिसर्च में भी आ जाता है आपका 1 डेढ़ साल का रिसर्च का भी होता है। डिटेल्ड नहीं रहता लेकिन सिंपल रिसर्च होता है इनिशियल फेज़ जो पीएचडी के 1-2 साल होते हैं वो मास्टर डिग्री में करना पड़ता है। और ये लेस टाइम में आपका हो जाता है और आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से मास्टर किया है, जैसे कोई भी आईआईटी से या एनआईटी से, तो आपका अच्छा सैलरी वाला आपको जॉब भी मिल सकता है, मास्टर डिग्री के बाद। पीएचडी है कि आपको पेशेंसफुली उसको करना है, तो 5 टू 7 इयर्स तो मैक्सिमम लगता ही है पीएचडी के लिए और इसमें आपको फेलोशिप और असिस्टेंटशिप मिलती है। फिर ये रिसर्च ओरिएंटेड है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है और ये आपका नॉलेज जो है बहुत बढ़ा देता है। आपका नॉलेज, पर्सनल लाइफ सब कुछ बढ़ा देता है इसमें। तो मीन्स आपको पीएचडी करने के बाद जब आप बाहर जाओगे आप इंस्टीट्यूट के, तो आपका जो पेशेंस लेवल है, जो भी प्रॉब्लम टैकलिंग है, प्रॉब्लम हैंडल कैसे करना है, उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आया था मुझे कि व्हिच इंस्टीट्यूट आई गेट इन लो गेट स्कोर और ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन ही है हाउ मच स्कोर इज रिक्वायर्ड टू गेट कॉल फ्रॉम आईआईटीज। तो ये 2 क्वेश्चन जो है तो ऐसा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जैसे मान लो आईआईटीज ही कंसीडर करते हैं तो वो गेट स्कोर के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं करता है मोस्टली। मोस्टली सिलेक्शन आपका होता है आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में जिनका गेट स्कोर लो था, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका गेट स्कोर लोअर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सारा रिसर्च में जो बैकग्राउंड है आपका वो देखा जाएगा 10th से लेके मास्टर तक के जितना भी बैकग्राउंड है आपका वो चेक किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे गेट स्कोर वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। और आईआईटीज़ में जो हाईएस्ट आईआईटीज़ है, ओल्ड आईआईटीज़ उसमें तो जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है उनके लिए तो गेट स्कोर पूछते भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा गेट स्कोर लो है तो मैं आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई नहीं कर आईआईटी खड़गपुर में नहीं कर सकता या मद्रास में नहीं कर सकता, कानपुर में। ये ओल्ड आईआईटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तो उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद का रिटन टेस्ट लेती है। रिटन टेस्ट में आप क्वालीफाई हुए तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और ये सब प्रोसेस एक ही दिन में होता है कि इंटरव्यू जिस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा दोपहर तक के आपको रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपको उसी दिन और नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको पता ही रहता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो मोस्टली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर जो भी मोस्टली तो अच्छे आईआईटीज़ में अप्लाई करो क्योंकि कभी भी हमें ऐसे लगता है कि हम जब जॉब के लिए जाते हैं और एक जगह पे सारे लोग बैठे हुए हैं, कंसीडर कर लो एक पर्सन आईआईटी से, एक एनआईटी से, आईसर से है और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से है। तो आप ही सोचिए कि वो किसको पहले कंसीडर करेगा जॉब के लिए? ऑब्वियसली आईआईटीज़ को ही करेगा क्योंकि वो सब लोग ये सोचते हैं कि इवन हम भी ये सोचते हैं कि आईआईटी का लेवल बहुत बढ़िया है।
ठीक है? तो उस हिसाब से आप ये देखो कि आपको आईआईटीज़ में फर्स्ट जाना है, बाद में आप एनआईटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं अगर आपका कोई भी आईआईटीज़ में नहीं हुआ तो, ठीक है? फिर कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि शुड आई ड्रॉप फॉर गेट टू गेट कॉल फ्रॉम आईआईटी? तो नहीं, ऐसा कभी भी मत करना कि आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो पहले तो आप गेट के लिए प्रिपेयर बाद में भी कर सकते हो, आईआईटीज़ में एडमिशन करने के बाद भी, क्योंकि 1 साल जो होता है आपका जो कोर्स वर्क का टाइम होता है, तो कोर्स वर्क के टाइम में आप स्टडी ही करने वाले हो, तो वो टाइम में आपको बहुत टाइम मिलता है कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो वो टाइम पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो ड्रॉप तो मत ही लीजिए कहीं पे भी। मैं कोई भी यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो ले लीजिए। तो और अगर ड्रॉप लेना है तो गेट के लिए मत लीजिए। अगर आपको ड्रॉप ही लेना है तो आप नेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए या फिर जेआरएफ के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास खुद का स्पॉन्सर्ड फेलोशिप रहे तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। फिर है इस पीएचडी रिटन एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो मोस्टली है कि वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ तो आईआईटी बॉम्बे में जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होता है। या फिर इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, बहुत सारे ऐसे हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी होता है। तो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि आईआईटीज में ऐसे है कि उनको अथॉरिटी दी है कि आपको जैसे लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। और फिर है कि व्हिच इंस्टीट्यूट आई चूज़ फॉर पीएचडी। तो मैंने ऑलरेडी अभी पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट नंबर पे आप प्रेफ़रेंस रखो कि आप आईआईटी और आईआईएससी को प्रेफ़र करो, सेकंड आईसर को और थर्ड एनआईटीज़ को, फोर्थ है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, और उसके बाद भी और कुछ बचता है तो उसको भी कर सकते हो, जो जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह उनको। फिर है डू आई गेट टाइम टू स्टडी फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? यस, इट डिपेंड ऑन यू, हाउ यू मैनेज योर टाइम। मोस्टली ऐसे होता है पीएचडी में कि आप एक तो कॉलेज में भी काम करते हो, जाने के बाद पीएचडी का, फिर घर पे आके भी आपको बहुत सारे पेपर पढ़ने रहते हैं, आपका बहुत सारा काम रहता है, जो दोपहर में आप कॉलेज में कंप्लीट नहीं कर पाए वो करना रहता है, पेपर राइटिंग रहता है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती है पीएचडी के टाइम पे। तो हाँ, वो आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, उस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मेरा टाइम मैनेज करके मैं एक यूट्यूब चैनल अभी रन कर रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ सब चीज़ों का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपका टाइम कैसे मैनेज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था, हाउ इज़ द वर्क एनवायरनमेंट इन आईआईटीज़? तो आईआईटीज़ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली होता है, और मीन्स आपके जो भी एक लैब से दूसरे लैब में भी आप घूम सकते हो, मीन्स उनके जो भी आपको लगता है, समझ लो कि आपको एक एक्सपेरिमेंट में एनालिसिस करना है, तो ये सब चीज़ें आप आईआईटीज़ में कहीं पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी है, आप उनको भी कंसल्ट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका आंसर मुझे आप बता दीजिए कैसा है, क्या है, कैसे करना है? तो आप ये सब कुछ चीज़ें पूछ सकते हो। मेरे मेरे भी जो गाइड है, अगर कभी वो, मैं अभी कैसे है कि मेरा सिमुलेशन का वर्क है और सम ऑफ द वर्क मुझे एक्सपेरिमेंटल भी करना है, तो मेरे 2 लैब है, एक सिमुलेशन वाला लैब है और एक एक्सपेरिमेंटल वाला लैब है। तो मेरे जो सर है, मेरे खुद के गाइड जो है, वो सिमुलेशन लैब मेरा जहाँ पे है वहाँ पे बैठते हैं, और एक्सपेरिमेंटल वर्क मैं दूसरी लैब में करती हूँ। तो वहाँ पे मेरे गाइड मुझे कंसल्ट करने के लिए आ नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं जो भी वहाँ पे फैकल्टी बैठते हैं तो उनको कंसल्ट कर लेती हूँ कि सर ये कैसे करूँ, इसको क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ। तो वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली है। आप कोई भी फैकल्टी को पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें, कुछ भी डाउट हो तो। ऐसा नहीं कि आप
पे गाइड को गुस्सा आएगा कि इसने मुझे क्यों नहीं पूछा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसे लगता है तो आप गाइड से भी पूछ सकते हो कि सर अगर मुझे कुछ हेल्प लगी तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ क्या ऐसे-वैसे? ऐसे कुछ आप बोल सकते हो। और वर्क एनवायरनमेंट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा गाइड चूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो पहले तो आप जब भी आओगे, कोई भी आईआईटीज़ में जाओगे तो टीए पोज़ीशन के लिए ऐसे होता है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप जो होती है, उसमें आपका गाइड पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है। तो आप 6 मंथ के जो फर्स्ट 6 मंथ होता है उसके कोर्स वर्क के बाद आपका गाइड सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो वो टाइम पे आप आपके इंस्टीट्यूट में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जाके आपके जो पीएचडी स्टूडेंट है, ओल्ड पीएचडी स्टूडेंट अंडर दैट फैकल्टी उनको पूछ सकते हो कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सर कैसे हैं, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो क्योंकि आपको ऑप्शन देने पड़ते हैं कि मुझे ये फैकल्टी चाहिए, ऐसे आपको 5-6 ऑप्शन देने पड़ते हैं और फिर डिपेंडिंग ऑन कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस किसने दिया है, फिर उसकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस में अगर एक ही फैकल्टी के 10 लोगों ने नाम दिए हैं, तो फिर वो सीजीपीए वाइज़ फैकल्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन से फैकल्टी चाहिए और कैसे चाहिए। फिर अभी आप सबके क्वेश्चन लेते हैं हम। तो एक ने पूछा मैम आईआईटी बॉम्बे कितने रैंक तक रिटन टेस्ट के लिए बुलाता है? तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पे लोअर रैंक वाले भी लोग आए हैं, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली तो आपका पूरा एप्लीकेशन शॉर्ट होता है और उसके बाद ही बुलाते हैं। तो ऐसे रैंक वाइज़ नहीं बुलाते कि इसका 400 रैंक है या इसका 4000 रैंक है, तो ये स्टूडेंट को हम नहीं बुलाएँगे। उसका सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है और मोस्टली तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस की है कि उनका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ही उनका इंटरव्यू होगा। तो डायरेक्टली अ 100 टू 200 बच्चों को बुला लेते हैं और उनका रिटन टेस्ट लेते हैं, उनके बाद उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो रिटन टेस्ट उसी के लिए होता है कि आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, इसलिए वो मैक्सिमम लोगों को बुलाते हैं और फिर शॉर्टलिस्टिंग करके इंटरव्यू होता है। फिर है कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एमएससी में फर्स्ट क्लास चाहिए क्या? हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ एनआईडीज़ या फिर आइसर है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि उनको 60% मार्क्स होने चाहिए इन देयर मास्टर और बैचलर, दोनों में होने चाहिए और कुछ-कुछ आईआईटीज़ है वो रिलैक्सेशन भी देते हैं कि 55% भी हो सकता है तो भी चलेगा। लेकिन मोस्टली तो फर्स्ट क्लास का ही रहता है और एससी-एसटी कैंडिडेट के लिए तो 5% रिलैक्सेशन होता ही है। फिर एक क्वेश्चन है कि मैम आईआईटी मद्रास में रिटन एग्ज़ाम कंपल्सरी ही होता है क्या? ये डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है? तो मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ में एग्ज़ाम कंपल्सरी होता है और वो मेंशन कर देते हैं नोटिफ़िकेशन में कि किसका एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर कुछ-कुछ आईआईटीज़ में होता है कि जो भी जेआरएफ है, जिनका खुद का स्पॉन्सर जेआरएफ है या फिर इंस्पायर्ड फेलोशिप है, तो उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे मेंशन कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो सबका रिटन टेस्ट होता है। मेरे 1-2 फ्रेंड ऐसे हैं कि जिन्होंने एक मुझे क्वेश्चन ऐसे आया था कि मैम मेरा जेआरएफ है तो मैं कहीं पे भी सिलेक्ट हो जाऊँगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे 1-2 फ्रेंड ऐसे हैं कि जिनका खुद का जेआरएफ था, वो उन्होंने आईआईएससी बैंगलोर में अप्लाई किया था, मद्रास में अप्लाई किया था। तो 3-4 जगहों से उनको रिजेक्ट होके अब भी आईआईटी बॉम्बे में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि आपका जेआरएफ है तो आपका सब जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि आपने आईआईएससी बैंगलोर में किया तो वहाँ पे ऐसे होता है कि आपका वहाँ पे इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और आप आईआईटी बॉम्बे में हैं, यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उनका अच्छे से आपने इंटरव्यू दे दिया तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। या फिर यहाँ पे नहीं हुआ आईआईटी बॉम्बे में नहीं हुआ तो आपका आईआईएससी बैंगलोर में भी हो सकता है।
ऐसा कुछ नहीं है, वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि रिटन टेस्ट और जो इंटरव्यू है यही मैटर करता है आईआईटी के सिलेक्शन के टाइम पे। फिर एक दीपक ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मैम व्हाट इज द लेवल ऑफ इंटरव्यू इन आईआईटी गांधीनगर? तो लेवल ऑफ इंटरव्यू तो सब जगह पे सेम ही होता है, मोस्टली क्वेश्चन सेम ही पूछते हैं। बस यही है कि इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आपने जहाँ पे मास्टर किया है, आपके बैचलर में, वो सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो तो आपका मीन्स वो फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिक्स में। या फिर अगर आप कोई भी रेफरेंस दिया है आपने कि मुझे सिमुलेशन में करना है, मॉडलिंग में करना है, तो वो टाइम पे वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कि आप ना मुझे एक मैटलैब का कोड लिख के दे दो। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको किसमें करना है, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन में इन डेप्थ लिखना है, तो उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर एक क्वेश्चन है, आई हैव डन एमसीए, कैन आई अप्लाई फॉर पीएचडी इन आईआईटीज? यस, यू कैन अप्लाई। आईआईटीज में एमसीए, जो ये मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है एमसीए, तो कंप्यूटर साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी होता है आईआईटीज में। अब मेरे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे इसमें केमिकल इंजीनियरिंग है स्टूडेंट है, बायोटेक के भी स्टूडेंट है, मेडिकल के भी स्टूडेंट है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से स्टूडेंट है, तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। फिर ये पार्था है, किसको प्रेफरेंस मिलता है, नेट या गेट कैंडिडेट? तो यहाँ पे ऐसा है कि नेट रहे या गेट रहे, मेन तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ऐसा होता है कि आप गेट नेट कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद जो नेट है, गेट है, या फिर जिसका कुछ भी नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इन लोगों का रिटन टेस्ट सबका सेम ही होता है, और ये फाइनली डिपेंड करता है कि आपका रिटन टेस्ट कैसे गया, आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए, उसके ऊपर आगे की प्रोसेस डिपेंड करती है। तो फर्स्टली है कि शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका रिटन टेस्ट अच्छा जाना मैंडेटरी है। फिर ये दीपांश है, उसने पूछा है कि मैम आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, आई हैव टू गेट एडमिशन फॉर पीएचडी इन आईआईएससी। हाँ, तो अब कॉमर्स स्टूडेंट में भी ऐसा है कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, फाइनेंस में करना है या कौन-सा आपका एरिया आपको करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज़ भी होते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स भी होता है, तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका सब कुछ अच्छा रहा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। फिर गौरव ने पूछा है कि मैम प्लीज मेक अ वीडियो हाउ टू अप्रोच टू फैकल्टी फॉर देयर सुपरवाइजर। यस, आई विल डू दैट इन फ्यूचर। फिर ये ऋत्विक ने पूछा है, मैम हाउ हाउ अप्लाई प्रोजेक्ट पोजीशन फॉर आईआईटी? ओके, सो हाउ टू अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट पोजीशन? सो इस प्रोजेक्ट पोजीशन अगर पीएचडी के लिए है, तो मोस्टली ऐसे होता है कि जब आप एडमिशन के लिए आते हो, तो वो टाइम पे आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट दी जाती है इन आईआईटी बॉम्बे, और उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। या फिर अगर आप जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वाइज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो शॉर्टलिस्ट करते हैं पहले स्टूडेंट को, उनको फिर फॉर्म 2 फॉर्म होते हैं उनके, तो वो फॉर्म फिल करने के लिए बोलते हैं, उसमें प्रोजेक्ट की लिस्ट होती है, उसके हिसाब से आपको प्रेफ़रेंसेस फिल करने पड़ते हैं। और केमिकल डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आपको वो शीट देते हैं, और वो टाइम पे आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे प्रेफ़रेंस है, ये दूसरा प्रोजेक्ट के लिए है, या फिर टीए कैटेगरी के लिए, तो ऐसे आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, और
डिपार्टमेंट के हिसाब से कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। फिर एक वेज ने पूछा है रिटन टेस्ट एमसीक्यू और नेट। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो आपका सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। फिर कुशल अहीर ने पूछा है कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्लियर है तो मुझे भी रिटन टेस्ट देना पड़ेगा या मैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ। इसका आंसर मैंने दिया ही है कि कुछ भी हो आपको रिटन टेस्ट देना ही है, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं लेकिन आईआईटीज में नहीं बुलाते हैं। मोस्टली वो पहले रिटन टेस्ट लेते हैं उसके बाद ही सिलेक्शन करते हैं एज पर माय नॉलेज। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है कि वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। फिर है मैम माय रैंक इज 715 इन गेट मैथमेटिक्स वेयर आई शुड अप्लाई प्लीज गाइड। तो आपका 715 रैंक है मैथमेटिक्स में, तो आप ऑलमोस्ट ऑल आईआईटीज में, एनआईटीज में और आईसर में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे प्रिपेयर करोगे। मीन्स आपका रिटन टेस्ट कैसे होगा और इंटरव्यू कैसे ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूशन में होता है जहाँ पे बैचलर होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है फर्स्ट ईयर को पढ़ाना पड़ता है, तो हर इंस्टीट्यूशन में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट होता ही है। फिर वेज ने फिर से पूछा है दैट आई एम 2023 एयर रैंक 612 स्कोर 415 environmental science and engineering. Will I get PhD at IIT or should NIT or MTech at IIT and NIT? So you will get anywhere, but you need to apply and give best in your written test and interview. सत्या ने पूछा है मैम व्हाट इज द लेवल ऑफ रिटन टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज लाइक गेट और मोर टफ। तो ये भी डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। मोस्ट ऑफ द लोग गेट के क्वेश्चन पूछते हैं और वो सब्जेक्टिव भी होते हैं। नेट और गेट के जैसे भी क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे मैं अगर मेरे डिपार्टमेंट का केमिकल इंजीनियरिंग का पूछूँ तो वहाँ बोलूँ तो वहाँ पे गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है और बायो और नॉन बायो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप बायोटेक से है तो बायो रिलेटेड क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हैं और नॉन बायो है तो नॉन बायो रिलेटेड क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप आपका जो रिटन टेस्ट है दे सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया है और ये सब चीजें आपको जब आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा वो टाइम पे मेल थ्रू कन्वे किया जाएगा और ये वो लिंक भी दे देंगे। जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर होता है उसका लिंक भी दे देंगे, तो आपको जब आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा वो टाइम पे पता ही चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन मोस्टली गेट रिलेटेड होते हैं तो वो आप अ, अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर शुभम ने पूछा है मैम सी स्कोर 411 एमएस या इंटरडिसिप्लिनरी आईआईटी में मिल जाएगा। तो हाँ कहीं पे भी मिल सकता है। स्कोर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि कोई भी जो सिलेक्शन है आईआईटीज में वो स्कोर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर मैम माय रैंक इज 715 इन गेट मैथमेटिक्स शुड आई अप्लाई। यस यू कैन अप्लाई। फिर आकांक्षा ने पूछा है इज देयर नो एंट्री फॉर नॉन नेट जेआरएफ स्टूडेंट इन आईआईटी और आईएम्स थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू बेसिस। नो एंट्री है। इज देयर नो एंट्री फॉर नॉन जेआरएफ नेट जेआरएफ स्टूडेंट इन आईआईटीज और आईएम्स। तो एज आई अंडरस्टूड कि वहाँ
कहीं पे भी नॉन गेट और नॉन जेआरएफ थ्रू एंट्रीज नहीं होती है मोस्टली। फॉर इकोनॉमिक्स, साइंस और साइंस के या फिर ह्यूमैनिटीज के है, उनको कंपलसरी है कि उनका गेट नेट कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम मैंडेटरी है। इंजीनियरिंग का ठीक है कि वो ऑप्शन दे देते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी उन एमटेक जो है या फिर बीटेक है आईआईटी से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट होता है जो कि ऑलरेडी वो रिसर्च में काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता है कि वो विदाउट नेट गेट भी कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा है, लेकिन बाकी के सारे डिसिप्लिन्स के लिए मैंडेटरी रखा है। पूजा पूछ रही है, मैम कुड यू प्लीज टेल मी द बिट अबाउट द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट इन आईआईटीज एंड आईसर पीएचडी एंट्रेंस एंड इंटरव्यू। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जो डिपार्टमेंट है आईआईटी के और आईसर के, वो सारे अच्छे होते हैं। उसमें आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, और वो अब मुझे उतना आइडिया नहीं है कि डिसिप्लिन वाइज क्या क्या है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो जो भी आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जैसे कोई स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी में कर रहा है, तो उस रिलेटेड रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। और फिर एक और क्वेश्चन है, इफ यू लीव पीएचडी इन मिडल सो वी गेट एमएस एंड डू वी हैव टू रिटर्न स्टाइपेंड बैक इफ लिविंग पीएचडी इन मिडल। नहीं, आपको स्टाइपेंड बैक देने की जरूरत नहीं है अगर आपने बीच में पीएचडी छोड़ दिया तो। और वो भी एमएस डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल बाद पीएचडी छोड़ रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एमएस की डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर प्रीति ने पूछा है कि मैम बट ट्राई किया, आईआईटी मद्रास का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, सीएफटीआई ऑटो फिल्ड क्या है, एक बार क्या आप पूरा फॉर्म फिल करके दिखा सकते हैं? हाँ, तो मैं दिखा दूंगी फॉर्म फिल करके। फिर है मांडिक प्रज्वल, मैम रिटन टेस्ट हर आईआईटी में जाके देना पड़ता है? हाँ, अभी तो ऑनलाइन कोविड की वजह से ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो आपको हर आईआईटी में जाके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ेगा। और वो आपको एक ही बार देना पड़ेगा, मीन्स रिटन टेस्ट और इंटरव्यू साथ में ही होगा। अगर रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई हुए तो आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक साथ ही होगा अगर आप क्वालिफाई हो गए रिटन टेस्ट तो। फिर है कि जेआरएफ रैंक 250 है, कोई चांसेस है आईआईटी दिल्ली में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के? हाँ, बहुत सारे चांसेस है कि आपको आईआईटी दिल्ली में शॉर्टलिस्ट होने के। ओके। फिर है प्रीति ने पूछा, मैम गेट रैंक 699 आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो जाएगा क्या केमिस्ट्री? तो हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे 4000 रैंक वाले भी बच्चे हैं, तो आपका भी हो सकता है। मैम आई गॉट एयर 10 इन सीएसआईआर नेट, तो क्या मुझे आईएससी के लिए ट्राई करना चाहिए? आपको जो भी इंस्टीट्यूट में करना है उस सारे इंस्टीट्यूशन में आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ट्राई करोगे उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका होगा कि नहीं होगा और आप कहाँ पे लैग करते हो। मोस्टली तो रैंक कहीं पे भी नहीं है कि रैंक की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है, मोस्टली आपका परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर आशिम ने पूछा है कि मैम रैंक इज 1400 इन मैथ, सो वेयर शैल आई अप्लाई? तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर, उसमें कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर सुशील ने पूछा है, मैम मैं बीटेक एंड एमटेक आर फ्रॉम प्राइवेट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, सो कैन आई गेट एडमिशन इन आईआईटी? यस यू विल गेट, बट आपको जो भी है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा करना है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर वेज ने फिर से पूछा है, कैन यू प्लीज मेक लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट फॉर पीएचडी फॉर आईआईटी? तो कट ऑफ लिस्ट तो कोई भी आईआईटी का ऑनलाइन आपको मिलेगा नहीं,
कि कितने में कट ऑफ होगा। आपको एमटेक का कट ऑफ मिल सकता है कि कौन से रैंक के ऊपर आईआईटीज़ में एडमिशन हुआ, लेकिन पीएचडी का कट ऑफ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एमटेक के लिए ऑनलाइन मिल जाएगा, आप कहीं पे भी सर्च कर लो कि पीएचडी आईआईटी बॉम्बे एमटेक कट ऑफ या फिर आईआईटी मद्रास एमटेक कट ऑफ, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कुछ चीज़ें। फिर है अरिजीत ने पूछा है कैटेगरी है एनी यूजेस फॉर इंटरव्यू? ओके, कैटेगरी हैव एनी यूजेस फॉर इंटरव्यू? तो कैटेगरी का कोई यूजेस नहीं है, मोस्टली तो डिपेंड करता है कि आपका जो भी स्टूडेंट है उस जो भी कैटेगरी में है उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है। अगर आप 2 सीट्स अवेलेबल है और 2 ही स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको वो लेना है कि नहीं लेना है। अगर स्टूडेंट अच्छा मिला तो ही लेंगे, नहीं तो वो जो वैकेंसी है वो अनफिल्ड रहेगी, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो अच्छा है तो ही आईआईटी प्रेफर करती है स्टूडेंट लेना, नहीं तो नहीं करती है। तो कैटेगरी वाइज भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अच्छा नहीं है फिर भी लेंगे, मुझे वैकेंसी फिल करनी है। आईआईटी जैसे करते हैं, वैकेंसीज रही तो वो सीट एम्प्टी रखते हैं पर लेते नहीं हैं। और ये उनका ऐसा है कि वो पूरा ईयरली सैंक्शन सीट दे देते हैं। अगर ये सेमेस्टर में उनको स्टूडेंट नहीं मिला तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट ले लेते हैं। तो इसीलिए कैटेगरी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। बस ऐसे होता है कि आप अगर अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दैट पर्टिकुलर कैटेगरी में। फिर वेज ने फिर से पूछा है मल्टीपल डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट सबका एक साथ होता है क्या? नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा। जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई किए हैं उस हिसाब से आपका वहाँ वहाँ पे इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट भी होगा, सबका डिफरेंट होगा। फिर पूजा पूछ रही कि मैम आईआईटी दिल्ली में एंट्रेंस मैंडेटरी है क्या? हाँ, मैंडेटरी है। आप एक बार फिर से जो ब्राउज़र है उसको पढ़ के आप चेक कर सकते हैं कि अ, मैंडेटरी है या नहीं है, अगर डाउट है तो। मूर्ति एस ने पूछा है मैम पार्ट टाइम पीएचडी की डिटेल्स प्लीज़। तो पार्ट टाइम पीएचडी ऐसे होता है कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हो, आर-एन-डी इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हो 2 या 3 साल से जॉब कर रहे हो, परमानेंट हो, तो आपका पार्ट टाइम में सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको जो भी अ, इंस्टीट्यूशन है उससे आपको एनओसी लेना पड़ेगा और आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के बाद फिर से आपका इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वेज ने पूछा है और इंटरव्यू डिफरेंट आईआईटी का क्लैश हुआ तो कोई सॉल्यूशन है क्या या एक इंटरव्यू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? मोस्टली तो आईआईटीज़ के सारे नोटिफिकेशन और जो इंटरव्यू डेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ही रहते हैं, कभी क्लैश नहीं होता है। तो आपको ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि आपको कोई इंटरव्यू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ही रहता है। वो कभी भी क्लैश हुए ऐसे नहीं करते। फिर है राहुल ने पूछा है कि मैम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कास्ट सर्टिफिकेट 2020 टू 23 12 जाएगा क्या एडमिशन के लिए जो कि 31 मार्च 2023 तक वैलिड है? तो उन्होंने इसके लिए जो भी इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन कर रहे हो उन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे ही दिया है कि आपको जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए फिर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो उन्होंने गाइडलाइन दी है तो आप वो एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आसिम पूछ रहा है कि मैम एनआईटी राउरकेला और आईआईटी भिलाई का नोटिफिकेशन आ गया? नहीं, अभी तक नहीं आया। मैंने चेक किया है, जब भी आएगा मैं वीडियो बना लूँगी, तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। फिर वेज पूछ रहा है क्या स्टूडेंट को सिलेक्ट करके वक्त लोकेशन ऑफ स्टूडेंट मैटर करेगा? क्या मतलब सेम स्टेट वाले को ज़्यादा प्रेफ़रेंस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेम लोकेशन वालों को प्रेफ़रेंस मिलता है। वो मैटर नहीं करता है आईआईटीज़ को, एनआईटीज़ को या फिर कोई भी फैकल्टी को। फैकल्टी को स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए मैटर करता है, वो अच्छे से काम करना चाहिए ये मैटर करता है। उसका लोकेशन कहाँ से आया है वो कुछ भी मैटर नहीं करता।
फिर सुशील पूछ रहा है हाउ टू अप्रोच द सुपरवाइजर बिफोर एडमिशन, कैन आई मेल द सुपरवाइजर रिगार्डिंग गाइडेंस। तो आप ये कर सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि मुझे आपके अंडर करना है पीएचडी, तो कैसे करूँ, क्या करूँ? ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हो। पर मोस्टली ऐसे होता है कि जो आईआईटीज़ के एनआईटीज़ के सुपरवाइज़र आपको एंटरटेन कर लेंगे, पर आईआईटीज़ के मोस्ट ऑफ द सुपरवाइज़र एंटरटेन नहीं करते, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे मेल आए हुए रहते हैं, तो वो ऐसे मेल्स को एंटरटेन नहीं करते। फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। आसिम फिर से पूछ रहा है कि मैम शॉर्टलिस्ट कौन से बेसिस पे होते हैं? तो हर इंस्टीट्यूट का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि उनका रिटन टेस्ट का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहता है, जैसे रिटन टेस्ट का 50% कंसिडर करते हैं, इंटरव्यू का 50% ऐसे कंसिडर करते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि गेट का 20%, फिर रिटन टेस्ट का 70% और 60% और इंटरव्यू का 30% ऐसे कंसिडर करके क्राइटेरिया होता है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। फिर अरिजीत पूछ रहा है कि रिटन टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इन इंटरनेट? नहीं, आपको इंटरनेट पे ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे। वेज पूछ रहा है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कितने डेज टाइम में सिलेक्शन हो गया है इन्फॉर्म करते हैं सेम डे? तो हाँ, रिटन टेस्ट का रिजल्ट तो सेम डे आता है और उसके बाद इंटरव्यू का लिए बुलाया जाता है, और फिर उसका जो सिलेक्शन है वो उसका रिजल्ट 15-20 दिन में आ जाता है। जैसे उन्होंने टाइमलाइन दी हुई है कि ये टाइम पे हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो वही टाइम पे रिजल्ट अनाउंस होता है, उससे पहले नहीं होता है। फिर ऋषिकेश प्रधान बोल रहा है कि मैम मेरा रैंक 1554 इतना आया है, वो कौन से आईआईटी हो सकता है? ओके, ही हैज जॉइंड लेट आई गेस। तो आपका कोई भी आईआईटीज में हो सकता है, बस आपको फॉर्म फिल करना है, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू अच्छे से देना है। फिर शुभम शर्मा पूछ रहा है कि जस्ट क्लियर गेट एनी चांसेस ऑफ कॉल फ्रॉम एनी आईआईटीज फॉर पीएचडी? यस, यू हैव अ चांसेस, क्योंकि जस्ट क्लियर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी बहुत चांसेस होते हैं कि उनका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। मोस्टली ऐसे होता है आईआईटीज में कि आपकी रैंक उतना मैटर नहीं करते, आप जस्ट क्वालिफाइड हुए या फर्स्ट रैंक लाए हो, बस इतना है कि आप रिटन टेस्ट में और उनके इंटरव्यू में कौन से पोजीशन पे हो, उस हिसाब से वो मैटर करता है। ये जस्ट क्लियर या फिर फर्स्ट रैंक ये मैटर करता है आपके एमएड टेक के, या फिर जो भी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो, सेंट्रल जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे मैटर करता है। फिर ऋत्विक घोष पूछ रहा है कैन एनीवन गेट ओनली फॉर प्रोजेक्ट पोजीशन नॉट पीएचडी इन आईआईटी? आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। कैन एनीवन गेट मीन्स only for project position, not PhD in IIT. Okay, so you will get project position. एक्चुअली आईआईटी जो है उनके जेआरएफ के पोजीशन निकलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के अंडर या फिर जेआरएफ के रहते हैं, प्रोजेक्ट के पोजीशन होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी के अंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे निकलते रहते हैं। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा, तो वो टाइम पे आप पीएचडी के लिए नहीं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द प्रोजेक्ट पोजीशन, और प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हुए तो उसके बाद आपको अगर कन्वर्ट भी करना रहा आपका एप्लीकेशन, तो वो भी कर सकते हो पीएचडी के अंदर। तो मोस्टली ऐसे होता है कि जो भी लोग यहाँ पे जेआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए जो प्रोजेक्ट पोजीशन में आते हैं, वो डायरेक्टली फिर एक आध साल बाद या फिर 6 महीने बाद प्रोजेक्ट पोजीशन से डायरेक्ट पीएचडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसने एंडलेस मैथमेटिक्स ने पूछा है मैम नेट प्लस गेट एनी चांसेस इन पीएचडी एडमिशन? यस, यू हैव चांसेस। वेज ने फिर से पूछा है इफ आई एम डूइंग एमटेक इन एनी आईआईटीज और एनआईटी कैन आई अप्लाई फॉर
पीएचडी इन विंटर में कंपटीशन कम होता है या सेम ही होता है? तो विंटर में कंपटीशन आपका ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू दिस समर सीज़न, क्योंकि स्प्रिंग्स में क्या होता है ना कि जो भी स्टूडेंट है जिनका कहीं पे भी जॉब नहीं लगा है या फिर जिसका एमटेक नहीं हुआ है, तो वो सारे लोग एप्लीकेशन करते हैं पीएचडी के लिए, तो विंटर के टाइम पे ज़्यादा कंपटीशन होता है। और मोस्टली जो सीट्स है वो भी फुल हो जाती है समर के टाइम पे, तो विंटर के टाइम पे बहुत कम सीट्स रहती है, तो वो टाइम पे सिलेक्शन का कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहता है। फिर आकांक्षा पूछ रही है कि व्हाट इज़ द टीचिंग असिस्टेंट इन आईआईटी, कुड यू एक्सप्लेन ब्रीफली? हाँ, तो टीचिंग असिस्टेंटशिप ये होता है कि आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है, जैसे आईआईटी हैदराबाद सॉरी मद्रास में उसको एसटीआरए कैटेगरी बोलते हैं। तो ये एसटीआरए, टीए पोजीशन, आरए पोजीशन, तो ये टीचिंग असिस्टेंट करके होता है जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन या फिर एमएचआरडी थ्रू आपको स्टाइपेंड मिलता है। और इसमें ऐसे होता है कि आपको 8 आवर्स का टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी पड़ती है। कोई भी आपको लेक्चर लेना पड़ता लेक्चर या ट्यूटोरियल में लेना पड़ता है या फिर कोई भी लैब लेनी पड़ती है, तो उसके थ्रू आपको पेमेंट मिलता है। फिर अनु सोनार पूछ रही कि एनआईटी रायपुर का कब आएगा मैम? तो आई डोंट नो कब आएगा, जब भी आएगा आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो तब तक आप वेट कीजिए। अभी अभी रिसेंटली सब आईआईटीज़ के एनआईटीज़ के फॉर्म आएँगे, क्योंकि अभी जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं उनके सारे फॉर्म आ गए हैं। अभी जो न्यू आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है उनके फॉर्म सभी स्टार्ट हो जाएँगे कुछ दिनों में। सुशील फिर से पूछ रहा है मैम क्यूआईपी अंडर पीएचडी करना चाहिए क्या कि जॉब क्विट करके पीएचडी करना अच्छा है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर क्यूआईपी अंडर आप जॉब मीन्स जॉब करते-करते पीएचडी कर रहे हो, तो क्यूआईपी अंडर ऐसा है कि आपने क्यूआईपी में एप्लीकेशन किया है पीएचडी करने के लिए, तो वो टाइम पे आपको 3-4 साल तक के आपको सेम इंस्टीट्यूशन में जॉब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जॉब क्विट करके अगर जॉब पीएचडी कर रहे हो, तो आप पीएचडी होने के बाद कोई अदर इंस्टीट्यूशन में भी जॉब कर सकते हो या फिर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके भी जॉब कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रेफ़रेंसेस क्या और कैसे हैं। ऋषिकेश पूछ रहे हैं मैडम कौन-सा आईआईटी में रिटन टेस्ट होता है? ऑलमोस्ट ऑल आईआईटीज़ में रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू लेना है कि नहीं लेना है। वेश फिर से पूछ रहे हैं मैम विल यू प्लीज़ वीडियो ऑन ऑल एनआईटी लास्ट डेट फॉर पीएचडी एप्लीकेशन? Okay, I'll make that once the application comes, I'll make the videos. ऋत्विक खुश पूछ रहे हैं मैम आईआईटी बॉम्बे में कुछ-कुछ डिपार्टमेंट में मैथ प्लस एमटेक पीएचडी का कोर्स होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए प्रोसेस ऑनलाइन है, सेम ही प्रोसेस है कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है, उसके बाद आपको सिलेक्शन होगा तो आप कर सकते हो एमटेक प्लस पीएचडी। या फिर आप आईआईटीज़ में एमटेक कर लो और फिर आप कन्वर्ट भी कर सकते हो उसको इंटू पीएचडी। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से अगर आपने एमटेक कर लिया और आपको वो फैकल्टी अच्छा नहीं लगा तो आप कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि एमटेक करने के बाद दूसरे फैकल्टी के अंडर आप एप्लीकेशन करके पीएचडी कर सकते हो। फिर से पूछ रहा है आईआईटी इंदौर का फेब 9 क्लोज दिखा रहा है, तो 2022-23 होगा ना? 2023-24 का आना बाकी है ना? नहीं, आईआईटी इंदौर ने जो फॉर्म निकाले थे वो डिपार्टमेंट वाइज़ उनका लास्ट डेट था। तो अभी उनका एंड डेट है मार्च, कुछ-कुछ डिपार्टमेंट का उनका एंड डेट है अभी मार्च में। तो आप देख सकते हो आपका डिपार्टमेंट का एंड हो गया होगा तो आपको एप्लीकेशन करने को नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट सेमेस्टर ट्राई कर सकते हो उसके लिए क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाइज़ लेते हैं। तो अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इन चैट बॉक्स।
ओके, वेज ने फिर से पूछा है आईआईटी गांधीनगर रेगुलर और स्पेशल ड्राइव में डिफरेंस क्या है? तो आईआईटी गांधीनगर का रेगुलर का और स्पेशल ड्राइव के जो एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंस ये कि यही है कि रेगुलर पीएचडी में आप जो भी एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी सारे लोग वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं रेगुलर पीएचडी। और जो स्पेशल ड्राइव है उसमें बस जो भी जिनके लिए निकाला है जैसे ओबीसी एनसीएल एससी एसटी यही लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और कैटेगरी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल ड्राइव है फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। क्योंकि किसी ने पूछा था कि कैटेगरी वालों को प्रेफरेंसेस मिलता है क्या? तो ऐसे होता है कि अगर कैटेगरी वाइज़ से स्टूडेंट अच्छे नहीं मिले कुछ कोई भी, तो वो लोग वो वैकेंसी फिल नहीं कर पाते, तो ऐसे स्पेशल ड्राइव निकाल के वो वैकेंसी फिल करने की कोशिश करते हैं। फिर अनु ने पूछा था इंस्पायर्ड का ऑप्शन मैथ में कौन-कौन से आईआईटी में है? तो इनके मैंने वीडियो बनाया है वो आप चेक कर सकते हो। तो मोस्टली तो सभी आईआईटी में इंस्पायर फेलोशिप बोलते हैं और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो चेक कर लीजिएगा या फिर आप एटलीस्ट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। राहुल बंसल ने पूछा मैम पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है? तो पीएचडी ये है कि आप मास्टर के बाद पीएचडी कर रहे हो नॉर्मली और डायरेक्ट पीएचडी मीन्स आफ्टर बैचलर्स आप डायरेक्टली पीएचडी कर रहे हो। तो ये प्रोसेस होता है जैसे मैंने फर्स्ट उसमें ही ये दिया हुआ है यहाँ पे बैचलर से फिर मास्टर है और फिर पीएचडी है, ठीक है? तो डायरेक्ट पीएचडी में आप डायरेक्टली बैचलर से डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो मास्टर का ऑप्शन आपका कट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट पीएचडी बोलते हैं। फिर कहाँ गए? सुशील ने पूछा मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी इंटरव्यू कैन यू हेल्प अस प्रिपेयर फॉर PhD interview? Okay, I'll make an another video for this, how to prepare for PhD interview and my experience in IIT Bombay. So I'll make another video for this. फिर वेज ने पूछा है आईआईटी गांधीनगर में रेगुलर और स्पेशल दोनों में अप्लाई किया तो ओबीसी एनसेल में आता हूँ तो इज इट ओके? यस, तुम अप्लाई कर सकते हो दोनों इसमें और आप इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों का भी वैसे ही होगा, आप सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। अरिजीत पूछ रहा है कि हर आईसर में क्या रिटन टेस्ट होता है या सिर्फ इंटरव्यू होता है? वो डिपेंड करता है कि उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, लेकिन एज पर माय नॉलेज सब में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। हाँ, वेज बोल रहा है मेरा 2 बार इंटरव्यू होगा का? यस, आपने दोनों में डिफरेंट इसमें एप्लीकेशन किया है तो आपका दोनों बार इंटरव्यू होगा। सुमन समंता पूछ रही कि इज देयर एनी एज लिमिट फॉर गेटिंग जॉब आफ्टर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक? नहीं, आप कोई भी एज लिमिट नहीं है कि आपको जॉब जॉब तो आप कभी भी कर सकते हो। जैसे स्टडी कभी भी कर सकते हो वैसे जॉब भी कभी भी कर सकते हो। वो डिपेंड ऑन यू कि आप जॉब कहाँ पे कर रहे हो या फिर पोस्ट डॉक के बाद जॉब कहाँ पे कर रहे हो। हर टाइम पे मिलता ही है। साक्षी साहू ने पूछा मैम आईआईटी दिल्ली में एसओपी मांग रहा है मैम प्लीज गाइड फॉर दैट। सो साक्षी आई हैव ऑलरेडी वीडियो ऑन माय चैनल कि एसओपी कैसे लिखना है, तो वो वीडियो देख के आप लिख सकते हो। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड कर देती हूँ सेशन को। वेज ने पूछा है अगर बैचलर्स में किसी रिसर्च पर वर्क नहीं किया है तो सिलेक्शन में कोई डिसएडवांटेज है क्या? सिलेक्शन में कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होता है। अब बैचलर्स अब बीटेक है या बीई है तो आपका प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे या फिर एमटेक है तो एमटेक के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंजीनियरिंग में मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं तो जो भी आपका बीटेक का प्रोजेक्ट एमटेक का प्रोजेक्ट और जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उस हिसाब से वो पूछते हैं। जैसे हर इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि आपका स्पेशल फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने जो बोल दिया उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप जिसमें अच्छा आंसर दे सकते हो वैसे टाइप के क्वेश्चन
मीन्स वो सब्जेक्ट बताइएगा जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर सुमन पूछ रहा है, शुड आई डू एमटेक और पीएचडी? आई एम फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, कैन फिजिक्स स्टूडेंट गेट प्लेसमेंट आफ्टर एमटेक? यस, फिजिक्स स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है आफ्टर एमटेक। और आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ तो अराउंड 80% लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है आफ्टर एमटेक। पीएचडी भी अभी इस साल तो मीन्स फर्स्ट फेज में 40 टू 50% लोगों को प्लेसमेंट मिला है, तो एमटेक के लिए तो कंफर्म मिल ही जाएगा। राहुल बंसल पूछा है कि मैम जेआरएफ स्टूडेंट का तो शॉर्टलिस्ट होने पर आईसर में डायरेक्ट इंटरव्यू ही रहता है। हाँ, मुझे वो इतनी आइडिया नहीं है, जो भी इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैंने आईसर में कभी एप्लीकेशन नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने एक ही जगह पे एप्लीकेशन किया था आईआईटी बॉम्बे में, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है, और जो भी मेरे फ्रेंड्स है फ्रॉम आईआईटी एनआईटी उनके बारे में थोड़ा आइडिया है। आईसर का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है उस हिसाब से ही वो लेते हैं। तो कुछ-कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कोई कौन से आंसर में आप रिटन टेस्ट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है, तो वो नोटिफिकेशन में सारा चीज़ें डिस्कस कर ही लेते हैं। वेद पूछ रहा है, थैंक यू मैम फॉर योर गाइडेंस, हैव हेल्प्ड अ लॉट, थैंक यू सो मच। और साक्षी पूछ रही है, एनआईटी दिल्ली का फॉर्म कब आएगा फॉर मैनेजमेंट? तो एनआईटी दिल्ली के फॉर्म अभी आएंगे, अ, ये वाले मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आ ही जाएंगे, तो उसके ऊपर वीडियो बना ही लूंगी मैं। और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जो भी एनआईटीज़ के आईआईटीज़ के अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसके वीडियो आ जाएँगे चैनल पे, तो आप कनेक्टेड रहिए और देखिए जहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन करना है उस हिसाब से। सुमन पूछ रहा है, मेरा गेट रैंक 318 फिजिक्स एंड स्कोर 587, वेयर कैन आई गेट अ कॉल? कौन सी आईआईटी में नहीं कॉल करेगा? अब कौन सा आईआईटी कॉल नहीं करेगा? मुझे तो लगता है सभी आईआईटीज़ कॉल करेंगे। तो आप सभी आईआईटीज़ में एप्लीकेशन कर लीजिए, और जहाँ जहाँ से कॉल नहीं आया तो ये समझ लीजिएगा कि आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बच गया। और एप्लीकेशन फ़ी तो मिनिमम ही रहती है आईआईटीज़ में, तो उतना कुछ ज़्यादा तो आपका जाएगा नहीं। लेकिन अगर अच्छे आईआईटी से आपको कॉल आ गया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सागर पूछ रहे हैं, मैम गेट रैंक 447 है, पर कौन-सा आईआईटी मिल सकता है? सभी आईआईटी मिल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू कैसे जाएगा। पीयूष, थैंक यू, वेलकम टू ऑल। वेज पूछ रहा है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर कंपनी इंटर्नशिप कर दिया है, तो कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछेगा? अगर आपका जॉब है तो आपको कंपनी रिलेटेड और इंटर्नशिप रिलेटेड, और आप कहीं पे जेआरएफ कर रहे हो उस रिलेटेड, या फिर आपने कभी कहीं पे फैकल्टी करके जॉब कर रहे हो तो उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप फैकल्टी हो तो आपको ऐसे पूछेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने इंटर्नशिप किया तो कहाँ पे इंटर्नशिप किया, हाँ, क्या थे टॉपिक इंटर्नशिप के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे कुछ बड़ा डिसएडवांटेज नहीं होगा। मोस्टली तो आपके मास्टर के ऊपर, या और आप जिसमें भी इंटर्नशिप किया है या फिर जॉब किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी चीज़ों का डिसएडवांटेज नहीं होगा आपको। आपको सभी इसमें एडवांटेज ही होने वाला है, बस आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। और ऐसा है कि आप प्रिपेयर करने के बाद वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। वो रॉन्ग भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन है? ओके, तो कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड कर देती हूँ सेशन को। अगर थोड़ा वेट कर लेती हूँ 1 मिनट, देखती हूँ कोई क्वेश्चन आए तो।
ओके, थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन और आया है। शुड आई अप्लाई इन ऑल आईआईटीज एनआईटीज फॉर पीएचडी एंड एमटेक आल्सो? वुड यू प्रेफर आईआईटी और एनी वे टू सिलेक्ट व्हिच कॉलेज शुड आई अप्लाई? तो प्रेफ़रेंस तो ऐसा है कि आप आईआईटीज़, एनआईटीज़ में अप्लाई कर दीजिए, ऑल आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आईआईटीज़ का जो प्रोसेस होता है वो एनआईटीज़ से पहले होता है, तो आपका सिलेक्शन अगर आईआईटीज़ में होगा तो आपको एनआईटीज़ में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा एनआईटी त्रिची से मेरा अ, मास्टर हुआ है और अभी मैं पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से कर रही हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एप्लीकेशन कहाँ पे करना है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ पे होगा। मेरा सब्जेक्ट है पीएचडी का प्रोसेस कंट्रोल, एडवांस प्रोसेस कंट्रोल में है, जहाँ पे मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। और कुछ क्वेश्चन है? और मेरा डिपार्टमेंट केमिकल इंजीनियरिंग है। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी पीएचडी एडमिशन का सिलेक्शन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका जो भी आपका एकेडमिक्स क्या है, आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर आपका सारा डिपेंड करता है पीएचडी का जो भी सिलेक्शन है। ओके, तो वी हैव 3 मोर क्वेश्चन। वेज पूछता है सभी जगह अप्लाई करना वेस्ट ऑफ मनी होगा क्या? अम, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। अगर आपका फर्स्ट में अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। अगर आपने 5-6 आईआईटीज़ में कर दिया और एंड वाले आईआईटीज़ में हुआ तो आपको नहीं लगेगा कि वेस्ट ऑफ मनी हुआ है करके। तो आपको सभी इसमें अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपको अदर जो आईआईटीज़, एनआईटीज़ रहेंगे उसके लिए वो काम में आएगा कि आपको जो भी इंटरव्यू देना है वो कैसे देना है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मोस्टली ऐसे बोलते हैं कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो 2-3 बार तो आप रिजेक्ट होने ही वाले हो। लेकिन उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, फेस कैसे करना है, तो आप उसके बाद वाले इंटरव्यू में अच्छा करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ भी वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता है, सब जगह से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। अ, सोनम बोल रही है मैम जेआरएफ से आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है, बस आपको अप्लाई करना है। फिर शाइनी बोल रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड एसओआर? तो एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एसओआर इज स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च। तो आपका पर्पस क्या है पीएचडी करने का, उसमें उसको आपको एसओपी में लिखना है और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इज लाइक अ रिसर्च प्रपोजल। तो आप जो जिसमें भी रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में जो प्रपोजल लिख रहे हो उसको आपको एसओआर में लिखना है। टाइनी पूछ रही है फिर से कि टेस्ट ऑनलाइन और वी विल हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूट? अभी सभी ऑफलाइन ही है, बस जो भी जैसे नॉर्थ ईस्ट के वगैरह कॉलेजेस है वहाँ पे मोस्टली ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा, नहीं तो बाकी सब जगह पे ऑफलाइन होगा। जहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है वहाँ पे ही ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे और वो आपको जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन वो टाइम पे आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पे होगा या फिर नोटिफिकेशन में भी आपको दिख ही जाएगा कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा।
अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ अच्छे से सुन सुन रहे हो मीन्स देख रहे हो, तो वो टाइम पे मैंने सारा मेंशन किया है कि कहाँ पे ऑनलाइन होगा इंटरव्यू रिटन टेस्ट और कहाँ पे ऑफलाइन होगा। तो जहाँ पे ऑनलाइन होगा वहाँ पे ही मैंने मेंशन किया है, बाकी जहाँ पे ऑफलाइन होगा वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि ऑफलाइन होगा करके। मैम आईआईसी के फॉर्म में अगर एकेडमिक अचीवमेंट सेक्शन ब्लैंक छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो भी आपके पास नहीं है, उसको आप ब्लैंक छोड़ ही सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लैंक कर रहे हो या क्या कर रहे हो। अगर अ, जहाँ पे एप्लीकेशन आपका कुछ है, अचीवमेंट है एकेडमिक का, तो वो आप देख सकते हो। ओके, मैम प्लीज़ योर टेलीग्राम ओके, हेल्प इन अ शॉर्ट व्हाइल। तो उसने बोला व्हाट इज़ आईसीएसआईआर? तो ये आईसीएसआईआर इज़ इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोई भी इन डेप्थ स्टडीज़ होता है अफ्रीका, चाइना के बारे में टाई अप करके। तो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन आपको उसकी जानकारी पूरी डिटेल में मिल जाएगी। सोहेल बोल रहा है एमसीए फाइनल ईयर बीसीए डन रिसर्च इंटर्नशिप आईआईटी इंदौर 1 मंथ आईआईटी पटना 3 मंथ करंटली आईआईटी हैदराबाद आई वांट टू डू पीएचडी इन आईआईटी नो गेट नो नेट where should I apply? So you can apply to the institute where they don't ask for the नेट गेट बिकॉज़ कि जो भी एमसीए है और साइंस स्टूडेंट है उनके लिए तो नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो जहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास एक एडवांटेज है कि आपने इंटर्नशिप की है आईआईटीज़ में तो वो एक एडवांटेज है। फिर व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ पीएचडी कैंडिडेट इन आईआईटी इज़ इट वेरी हार्ड? नो, आईआईटी में आने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे सबका ड्रीम होता है आईआईटीज़ में आने का। तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा जाएगा। एकदम सब सारे इवेंट्स आप यहाँ पे जो भी इवेंट्स होंगे, माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हर वीक इवेंट होते हैं, हर सैटरडे संडे आप बिज़ी रहते हो इवेंट्स में या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, तो आप कहीं पे भी अ, आपका माइंड फ्रेश करने के लिए जा सकते हो। तो कुछ हार्ड वर्क नहीं होता है, बस वो आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो सेकंड ईयर होता है, उसमें जब रिसर्च स्टार्ट होता है, वो टाइम पे आप थोड़ा ये हो जाते हो कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो एन्जॉयमेंट छोड़ के आप रिसर्च में ज़्यादा घुस जाते हो, तो वो होता है, हार्ड नहीं होता है। मेरे लिए तो हार्ड नहीं था। वो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हार्ड है नहीं है। फिर रूबी सोनी पूछ रहे हैं मैम इंटरव्यू सिलेक्शन एरिया ऑफ रिसर्च पर राइट अप के बेस पर होता है क्या? इंटरव्यू सिलेक्शन जो होता है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है और जो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू होता है वो आपके रिटन टेस्ट के ऊपर होता है। तो जो भी जहाँ पे भी आप सिलेक्शन कर रहे हो और आईआईटी बॉम्बे जैसे एसओपी पूछती है, रिसर्च प्रपोज़ल पूछती है, तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है, एसओपी है, वो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है और वो आप उसके आगे बैठे रहते हो और जो कमिटी रहती है वो आपके आगे रहती है और वो आपको वो रिसर्च आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको देख-देख के आपको क्वेश्चन पूछती है। तो जो भी आप एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो उस हिसाब से जो भी लिख रहे हो एप्लीकेशन में उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। अ, फिर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लाइफ ऑफ पीएचडी कैंडिडेट इन आईआईटीज़। I heard it is very hard. I am already scared. So don't be scared. It is very good in IIT.
Yes, I went to IIT Madras in December फॉर द कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा था। एनवायरनमेंट अच्छा था, सब अच्छा था। वो मोस्टली हार्ड किसको लगता है, जो अगर उनके आप जो भी फैकल्टी सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कितना परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे सर ऐसे है, मेरी मैम ऐसी है, मुझे ऐसे बोलते हैं। ऐसे हर जगह पे होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ों को कैसे लेते हो, आप आपका टाइम कैसे मैनेज करते हो, तो इतना स्केयर होने की ज़रूरत नहीं है। बेस फिर से पूछ रहा है स्कोर 415 रैंक, 612 एनवायरमेंटल रैंक एंड इंजीनियरिंग। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआईटी सूरत में मिल जाएगा क्या? यस, एसवीएनआईटी में तो बहुत ही इजी है मिलना, क्योंकि अभी एनआईटीज में स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं फॉर द पीएचडी, तो आपको एसवीएनआईटी में मिल जाएगा। फिर फिजिसिस्ट पूछ रहा है मैम, इंटरव्यू डिटेल्स, पैनल एंड एक्सपीरियंस पर भी वीडियो बनाइए ताकि पहले से ही आइडिया लग जाए। हाँ, मैं बनाने वाली हूँ उसके बारे में। कट ऑफ डाटा नहीं मिल रहा है, कोई वेबसाइट में सजेस्ट कीजिए आईआईटीज और एनआईटीज के लिए। आईआईटीज का पीएचडी का नहीं मिलेगा, पहले ही बोल दिया है आपको। एमटेक का मिल जाएगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। फिर फिजिसिस्ट पूछ रहा है आईआईटी दिल्ली वर्सेस आईआईटी बॉम्बे, विच वन इज टू चूज इफ शॉर्टलिस्ट फॉर बोथ? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। तो मैं आपको बोलूंगी नहीं कि आप आईआईटी दिल्ली चूज करो या फिर आईआईटी बॉम्बे करो, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट वाइज बेस्ट है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे रहना है। अब मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरा ऐसा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में ही रहना है। मैंने और कोई भी आईआईटी का, एनआईटी का कहीं का भी एप्लीकेशन नहीं फिल किया था। बस आईआईटी बॉम्बे का किया था, क्योंकि मुझे आईआईटी बॉम्बे में ही करना था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ से हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है। ओके, टेलीग्राम लिंक, वेट अ सेकंड, आई विल शेयर। इट इज ऑलरेडी ऑन द चैनल, तो आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन मैं कर ही देती हूँ आपको। ओके। और आप मेल भी कर सकते हो मुझे अगर कुछ पूछना रहा तो। द पीएचडी फिजिसिस्ट ने पूछा है, आल्सो मेक वीडियो ऑन पीएचडी फ्रॉम आईआईटी आंसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, आई विल मेक दैट। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में बता ही दिया है स्टार्टिंग में, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन डिटेल वीडियो में बना दूंगी। और कुछ क्वेश्चन है? अ, आपका लैब टाइमिंग क्या होता है? ओके, तो लैब टाइमिंग ऐसे आईआईटीज में ऐसे कुछ नहीं होता है, 24/7 कभी भी आपके हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। वैसे मैं मोस्टली आफ्टरनून सेशन में जाती हूँ लैब के लिए, तो 12 टू 6-7 में करती हूँ काम, और उसके ऊपर उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। मैं लंच करके ही निकलती हूँ यहाँ से, घर से। तो उतना टाइम मैं लंच ब्रेक या वगैरह नहीं लेती हूँ, डायरेक्टली लंच के बाद ही चली जाती हूँ। और कुछ-कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि नाइट में काम करते हैं, वो दिन में नहीं आते, दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। तो वो आपके गाइड के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम करना है। आप डे में काम कर सकते हो या फिर नाइट में काम कर सकते हो, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। वो आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम करना है। गाइड का ये है कि आपका बस काम होना चाहिए, जो भी सेट डेडलाइन है उससे पहले आपका काम होना चाहिए। और बस इतना ही होता है कि टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी टाइम पे करना है।
बस डेडलाइन के पहले आपको गाइड को दिखाना रहता है। और कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच। ओके, 2-3 क्वेश्चन से। एंड हाउ कैन आई नो कौन सा गाइड अच्छा है? सो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपका जभी भी सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन से पहले भी आप ये पूछ सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है, तो आप पर्टिकुलर गाइड का नाम तो आपको पता ही रहेगा कि कौन से गाइड के अंडर वैकेंसीज़ है। तो आप उनके अंडर कौन से स्टूडेंट है, वो आपको जानकारी सारी ऑनलाइन मिल जाएगी। तो वो स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस वगैरह सारा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप उनको मेल करके पूछ सकते हो कि इज़ द फैकल्टी इज़ गुड और नॉट। उस हिसाब से आप जो भी आपके डाउट्स है वो आप पर्सनली कोई भी रिसर्च स्कॉलर को मैसेज करके ये मीन्स ईमेल थ्रू पूछ सकते हो। तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि अच्छे हैं, नहीं है। मोस्टली सभी अच्छे होते हैं, बस कोई-कोई का ऐसे रहता है कि नहीं 24/7 यहीं पे रहना चाहिए, ये काम ही करना चाहिए, स्टूडेंट मुझे दिख नहीं रहा है। वो काम करे तो भी दिख नहीं रहा है। कुछ-कुछ का ऐसा होता है कि काम करो या ना करो लेकिन मुझे दिखो, ऐसा भी रहता है। फिर हाउ कैन आई नो? हाँ, वो तो हो गया। मैम कोर्स वर्क डिफ़िकल्ट होता है क्या? तो हाँ, आईआईटीज़ में कोर्स वर्क डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें वो चीज़ों की आइडिया नहीं रहती है कि कैसा होता है और हमने वो चीज़ कभी की नहीं रहती। जब हम नॉर्मली कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से अब आईआईटी में आए हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी जैसा होना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं होता है आईआईटीज़ में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उनका सब्जेक्ट तो ईज़ी होते हैं लेकिन जो असाइनमेंट्स होती है, उनका जो अ और उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो सारे डिफ़िकल्ट होते हैं और बस आपको टाइम देके सब कुछ चीज़ें करना पड़ता है। एक बार आपने सब कुछ समझ लिया तो आपको वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ईज़ी होता है पर इनिशियली आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगा क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है। हम स्टेट यूनिवर्सिटी से फिर एनआईटी से भी आए हैं, उन लोगों को भी डिफ़िकल्ट लगता है कि आईआईटीज़ का जो करिकुलम है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी उससे, तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। फिर पार्था पूछ रहे कि प्रेफ़रेंसेस किसको मिलता है नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड फॉर द पीएचडी? तो नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड को प्रेफ़रेंसेस अभी आप मेरे डिपार्टमेंट में बात करें तो ये पोजीशन के लिए गेट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इवन नेट जेआरएफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो नेट जेआरएफ जो होता है उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि प्रेफ़रेंस किसको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अब आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे नेट जेआरएफ के स्टूडेंट एप्लीकेशन करेंगे, गेट के भी एप्लीकेशन करेंगे। तो वो स्टूडेंट के फैकल्टी को स्टूडेंट अच्छा चाहिए, तो वो स्टूडेंट ही डिसाइड करेगा कि कौन-सा लेना है, फैकल्टी डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट कौन-सा अच्छा है। तो आपके परफ़ॉर्मेंस स्टूडेंट के परफ़ॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जेआरएफ का स्टूडेंट है और 10 गेट के हैं, तो जेआरएफ के लेंगे या गेट के लेंगे। वो आपके परफ़ॉर्मेंस के ऊपर रहता है कि आप कैसे परफ़ॉर्म करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि फैकल्टी को ऐसा या फिर इंस्टीट्यूट का ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की फंडिंग है, तो इसको लेना है। इंस्टीट्यूशन तो फंडिंग कर सकता है। तो ये मोस्टली फंडिंग में सिलेक्शन ये एनआईटीज़ या फिर जो सेंट्रल कॉलेजेस है उसमें वो फंडिंग वाले स्टूडेंट लेते हैं कि उनका सेल्फ स्पॉन्सर्ड है तो उनको प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलता है। लेकिन आईआईटीज़ में ऐसे प्रेफ़रेंस वगैरह नहीं होता है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि प्रेफ़रेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं बोल दूँगी कि आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा और नहीं मिला तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे, तो आप इतना मत सोचिए कि आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बस इतना सोचिए कि मुझे बेस्ट देना है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। फिर फिजिसिस्ट पूछ रहा है कि मैम इंटरव्यू से पहले गाइड को ईमेल करना चाहिए क्या?
अगर आप आईआईटीज़ में हैं तो आप गाइड को ईमेल करने के बाद भी गाइड आपको एंटरटेन नहीं करेगा, फिर भी आप कर सकते हो। अगर आपने गाइड ने आपका ईमेल पढ़ लिया तो वो आपके लिए एडवांटेजेस भी हो सकता है या फिर डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली गाइड लोगों को बटर लगाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए मेरा ये है कि आप नहीं करो तो वो अच्छा है। आपका सिलेक्शन रैंडम ही रखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इंटरव्यू से पहले नहीं, उससे पहले आप पूछ सकते हो, लेकिन जस्ट इंटरव्यू से पहले मत पूछिए। फिर नम्रता पूछ रही, हाउ मच सीट्स आर देयर इन पीएचडी अप्रॉक्स? तो एवरी ईयर जो होता है पीएचडी की 300 टू 400 के अबोव आती है एवरेज सीट्स। तो बहुत सारे सीट्स अवेलेबल रहते हैं और वो भी डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर फिजिसिस्ट पूछ रहे हैं, मैम आई हैव गुड रैंक इन बोथ जेआरएफ एंड गेट, थ्रू विच आई शुड अप्लाई? तो देयर इज ऑप्शन कि दोनों में अप्लाई कर सकते हो, तो आप दोनों ही डिटेल्स डाल दो, जहाँ से सिलेक्शन होगा उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। फिर वेज पूछ रहे हैं, ऑल एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज पीएचडी स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड गेट पीएचडी स्टाइपेंड 31,000? यस, सब लोग 31,000 पर मंथ देते हैं फॉर 2 ईयर, और उसके बाद 35,000 पर मंथ मिलेगा। ये अभी बोल रहे हैं कि स्टाइपेंड इंक्रीज होने वाला है, लेकिन कब होगा उसकी आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक के 31,000 पर मंथ ही मिलेगा। फिर पूछा, आप कब अपना फेस दिखाओगे? आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होता है, थैंक यू। तो मोस्टली जब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी वो टाइम पे फेस दिखाऊंगी। फिर पार्था पूछ रहा है, आयसर कितने गेट रैंक तक लेते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो स्टूडेंट को चेक करते हैं। बस नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन इसलिए होता है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग ईजी हो जाए। तो शॉर्ट अगर उनके पास स्टूडेंट कम है तो वो सभी को बुलाएंगे फॉर द इंटरव्यू, और उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करेगा सिलेक्शन। उनके वेबसाइट पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है कि दिस पर्टिकुलर रैंक स्टूडेंट शुड अप्लाई, ऐसे कुछ नहीं होता है। और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका जो रैंक है, आपने एप्लीकेशन कैसे फिल किया है, आपका रिसर्च प्रपोजल आपने कैसे बना है, उस हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग होता है। कितने रैंक तक के मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट इन गेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट क्वालिफाइड मतलब वो उसकी रैंक कितनी रहेगी वो मुझे आइडिया नहीं है। तो जस्ट क्वालिफाइड मतलब अगर 35 का क्वालिफिकेशन है और किसी ने 35 मार्क्स भी लाए हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, और उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो सकता है उसमें। वो पूरा मैंडेटरी है कि वो अपना रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कैसे देता है उसके ऊपर, और उसने फॉर्म में रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा है और एसओपी कैसे लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली रिसर्च प्रपोजल और एसओपी इसीलिए पूछा जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पेपर लिखना है तो आपकी राइटिंग स्किल कैसी है उसके लिए वो सब चीजें पूछते हैं। नम्रता पूछ रही कि इज इट मैंडेटरी टू डू इंटर्नशिप, विल इट अफेक्ट इंटरव्यू? नहीं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपने कुछ इंटर्नशिप करनी चाहिए, आप डायरेक्टली पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। वेज बोल रहे हैं, 5 इयर्स में पीएचडी कंप्लीट ना होने पर स्टाइपेंड बंद हो जाता है क्या? और कब खुद फाइनेंस करके पीएचडी कंप्लीट करना पड़ता है क्या? और क्या चांसेस है पीएचडी 5 इयर्स में नहीं होगा? ओके। तो आईआईटी बॉम्बे में ऐसे होता है कि 5 साल के बाद अ, आपको आईआरसीसी होता है, जो कि इंस्टीट्यूट का फेलोशिप एक सेल होती है, उनकी तरफ से आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक के स्टाइपेंड मिलता है। तो वो अगर फाइनल ईयर तक के आप जाओगे तो तब तक मीन्स 5th ईयर तक के आपको 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आईआरसीसी से जो होता है 6 मंथ के लिए एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलता है, वो 20 to 25,000 तक के मिलता है। तो 70 to 60% ऑफ योर एक्चुअल स्टाइपेंड आपको मिलता है 5 साल के बाद।
और 3 मीन्स आप जब ये सबमिट करते हो थीसिस आपका जो प्री सिनॉप्सिस देते हो उसके बाद आपको 3 महीने तक के स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको टोटल 9 मंथ तक के एक साथ स्टाइपेंड मिलता है आपके 5 साल होने के बाद। और कुछ क्वेश्चन है?